साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों सबसे ज्यादा अगर कोई ठगा जा रहा है इस सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार कह लीजिए चाहे राज्य की सरकार कह लीजिए, युवा ठगा जा रहा है, छात्र ठगा जा रहा है। ना उसे शिक्षा मिल पा रही है सही, जबकि वह मौलिक अधिकार समान शिक्षा है क्या? ऐसी व्यवस्था तो सिस्टम हमने आज तक ऐसा सिस्टम ही तैयार नहीं किया। शिक्षा प्रणाली अलग अलग, स्कूल अलग अलग, सिस्टम अलग अलग। अब देखेंगे तो फिर बच्चे हमारे कैसे कंपीट कर पाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे? और जब किसी तरह पढ़ लेता लिख लेता है तो रोजगार की चिंता, परीक्षाएं समय पर नहीं होती, जब होती है तो कभी लीक हो जाता है पेपर। ऐसी कई वजहें हैं दोस्तों, क्या क्या बांचे क्या क्या बताएं, किन किन चीजों का पोस्टमार्टम कोई पत्रकार करे। अब देखिए यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, करोड़ों की लागतों से बड़े बड़े अट्टालिकाएं खड़ी हो जा रही हैं विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, लेकिन हमारे एक छात्र के लिए स्कॉलरशिप नहीं। ठीक है सरकार विदेश भेज रही है, लेकिन सभी बच्चे विदेश थोड़ी जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। स्कूली बच्चे जो है उनके हाथ में क्या है, क्या मैसर होता है? ये सवाल है दोस्तों, मौलिक सवाल। अब इस सवाल को भी अगर कोई उठाए नहीं, बोले नहीं, अब बोलता कौन? इकलौता तो विधायक दिखता है इस सदन में, अब झारखंड के सदन में, जो मुखरता से प्रखरता से बोलता है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं टाइगर जयराम कुमार महतो की बात कर रहा हूं, डुमरी से एमएलए। बजट सत्र चल रहा है झारखंड विधानसभा का, तो सदन के अंदर क्या हुआ दोस्तों, और कैसे गरजे और बरसे कैसे सवाल उठाया। मंत्री है चमरा लिंडा, उनसे कैसे बकझक हो गई, ये भी हम दिखाएंगे आपको, कैसे सवाल उठाया जयराम महतो। और एक दिन पहले कैसे बजट पर बोलते हुए कह रहे थे कि यहां से सब कुछ जाता है ना, क्या नहीं है झारखंड में? खजाना है, कुदरत ने, प्रकृति ने खजाना सौंपा है, धरती के अंदर भी धरती के ऊपर भी, सब कुछ बाहर से, सब कुछ बाहर जा रहा है। यहां के लोगों को क्या मिल रहा है? न भरपेट भोजन, न बदन पर कपड़ा, न सर पर छत। तो यह सवाल भी उन्होंने उठाया प्रमुखता से। मैं चाहता हूं कि आज जो हुआ दोस्तों तमाशा कह लीजिए, यह वाजिब सवाल को लेकर एक हुंकार जो बनी जयराम महतो, कैसे सक पकाए मंत्री चमरा लिंडा। हालांकि चमरा लिंडा भी जमीनी नेता है, चीजों को समझते हैं। पूरे राज्य को पता है कि आज विगत वर्षों से ओबीसी के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, और इस पर जब भी बातचीत होती है तो विभाग राज्य सरकार केंद्र को दोष देने का कार्य करती है। तो मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने उत्तर में भी लिखा है कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने के उपरांत भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। तो मान के चलते हैं अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बस हम इतना जानना चाहते हैं, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे कि नहीं देंगे, एक लाइन में कह दीजिए। काहे इतना मतलब विवाद खड़ा करना, छात्र राजनीति में क्यों पिसेंगे? एक लाइन में, अगर केंद्र ने राशि का भुगतान नहीं किया तो आप देंगे या नहीं देंगे? माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री जी, सर क्लास 1 से 8 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ओबीसी का, क्योंकि सारा पैसा स्टेट देती है। प्रॉब्लम सर 9 और 10 और पोस्ट मैट्रिक का है, और इन दोनों में 60-40 का रेशियो है। अब कानून बना है तो अब बना है सर, तो हम लोग तो वेट करते हैं, और इसीलिए हम मंत्री जी के पास भी गए, भारत सरकार के पास, और उनको सारा आंकड़ा भी बताए कि आप हमको देंगे तभी मेरा जो मेरा बजट का पैसा है सो खुलेगा। मतलब मेरे पास फाइनेंस रेजुलेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि हाँ, कि वो नहीं देगा तो ये नहीं खुलेगा। जैसे हम मांगने गए सर तो वो सिर्फ 3 करोड़ रुपया दिया हमको, तो उसका 2.5 करोड़ रुपया राज्यांश निकल गया, तो 6 करोड़ रुपया मात्र हुआ। तो ये 6 करोड़ रुपया में तो होगा नहीं। अब हम फिर भी वेट कर रहे थे कि वो अगर आ जाए, मिल जाए, क्योंकि वो आ करके बोले भी कि मंत्री गए थे और हम उसको एश्योर किए हैं कि और ज्यादा पैसा हम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वो आया नहीं सर। तो क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग भी असमंजस में हैं, और नहीं आएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा ये भी हम लोग सोच रहे हैं सर। और इसीलिए
हमारे पास बजट में जो पैसा है, क्योंकि उसके लिए एक प्रावधान है कि उधर से आएगा तभी हम खोल सकते हैं, इसको शिथिल करने की आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं सर। हमको देना है सभी ओबीसी बच्चों को, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको महसूस है इस बात को, इसलिए सर करीब करीब हमारे पास काफी इतना पैसा है जिससे कि ये संभव हो जाएगा। बजट के अनुसार 275 और 9-10 के लिए 39 करोड़ और 275 करोड़ है हमारा पोस्ट मैट्रिक के लिए, इतना पैसा है। तो ये शिथिलीकरण के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। कल हमने पित पत्र भी जारी कर दिया सेक्रेटरी को कि आप इसका वैकल्पिक व्यवस्था करें। केंद्र नहीं देगा तो उसकी बात है, मत देने दीजिए, हम क्या करेंगे उसको बात बताइए, मेरे पास बजट में है उसको क्लियर करिए। तो हमने लिख दिया है, कुछ दिनों में हम लोग इसका व्यवस्था करेंगे। पिछले कल के अनुसार हम शायद लगता है कि इसको हम लोग ठीक कर देंगे। चलिए जयराम जी, अच्छा उत्तर हुआ। यानी ठीक है अध्यक्ष महोदय, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तो वही तो हम नहीं, कह रहे सही हैं, बात। अगर केंद्र नहीं दिया तो क्या आपके पास विकल्प है, क्या तैयारी आपके? नहीं, तो जयराम जी सर आप शायद ध्यान से 1 साल से ज्यादा हो चुका है, नहीं, सही बात हो चुका है, सही बात है। केंद्र आपका सवाल को मंत्री जी स्वीकार भी किए स्वीकार और कीजिए, पित पत्र भी लिख उत्तर चुके नहीं हैं। हुआ, ये उत्तर नहीं हुआ। अच्छा, हम थोड़ा सा उनके आंकड़ों के अनुसार ही जानना चाहेंगे मंत्री जी से कि 2023-24 में कितना राशि स्कॉलरशिप के लिए भुगतान किया गया था 2023-24 में? माननीय मंत्री जी 2023-24, हालांकि 2023-24 में आप शायद नहीं थे, फिर भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करके। सर 23-24 में ठीक है हाँ बोल रहे हैं, बोल। ये तो लिखा हुआ 23-24 में 67.88 करोड़ हम लोगों ने डिमांड किया था, उसके बदले में 7.35 आया, केंद्र का हिस्सा इतना ही आया। 24-25 में 66.14 करोड़ रुपया डिमांड किया, 12 ही करोड़ आया। 25-26 में 45.91 करोड़ डिमांड किया, 3.95 ही करोड़ आया। फिर पोस्ट मैट्रिक में भी ऐसे ही हुआ सर, 271 करोड़ रुपया का हम लोग डिमांड किया, 77 करोड़ रुपया मात्र आया 23-24 में। 24-25 में 353 करोड़ का डिमांड किया, आया 33 करोड़। अभी 25-26 में 370 करोड़ का जरूरत है, उसमें जीरो आया, एक और नहीं आया। तो नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग सर? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। बताइए सुझाव बताइए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जब तक केंद्र का अंश नहीं मिल रहा है तब तक आप तमाम छात्रों को ब्याज रहित ऋण दे दीजिए, जब अंश आ जाएगा आप काट लीजिएगा। ये राजनीति, ये बहुत गंभीर विषय है। और नहीं तो जो विधायक निधि है नहीं दीजिए, ऐसे भी हमको 5 करोड़ में क्या बनाते हैं, पीसीसी बनाते हैं। पीसीसी नहीं बनेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस राज्य को फर्क पड़ेगा, इस राज्य के भविष्य को फर्क पड़ेगा। इसीलिए आप 5 करोड़ का जो विधायक निधि देते हैं वैसे उससे कुछ काम नहीं होता है। पीसीसी, गली, फाइबर ब्लॉक 200 फीट 250 फीट का काम करते हैं, जो अगर 5 साल 10 साल नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे मंत्री जी, फर्क पड़ेगा, एक जनरेशन में गैप आएगा। तब उसे रोक दीजिए, करिए, हम लोग को इतना महंगा आवास दीजिए, कर दिए, मेरा ही आवास को पहले नीलाम कर दीजिए। हम गार्जियन हैं, और गार्जियन होकर अगर गार्जियन आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्पीकर साहब तो क्या करेंगे, कुछ उपाय करेंगे? माननीय सदस्य, नहीं, मैं सुझाव दे रहा हूं कि आप उनको ऋण दीजिए। भावना से नहीं तो 1 साल बीत चुका है, 1 साल बीत चुका है। भावना 15 दिन के लिए होता है, भावना 15 दिन के लिए होता है। आपका भावना सही है, आपका भावना तो सही मैं तो है। सुझाव दे रहा हूँ, उनको ऋण दीजिए, बिना ब्याज के ऋण दीजिए। हम सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलेंगे? हम एक विधायक, हम राज्य सरकार को बोलेंगे। कौन से बोली हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे? चलिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। हम विधायक, हम राज्य की सरकार से पूछेंगे, माननीय मंत्री जी, हम राज्य सरकार से पूछेंगे। बट बोल रहा है ये ऋण का बात नहीं है। हमने जैसा आपको कहा सर, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि पित पत्र हमने जारी किया है वित्त विभाग का रेजुलेशन को शिथिलीकरण करने के लिए। तो क्यों ऐसा किया? पैसा लाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पैसा आएगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हम केंद्र का हिस्सा है तो उसको देना उसका ऑब्लिगेशन था कि नहीं था, उसको वेट करेंगे कि नहीं? वेट कर रहे थे, नहीं आया तो अब हम अपना प्रक्रिया शुरू कर दिए स्टेट का पैसा देने के लिए। कुछ समय लगेगा, कर देंगे हम लोग, ठीक कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे संतुष्ट थोड़ी हो पा रहे हैं। आप नहीं दिया केंद्र तो क्या करेंगे? वही एक लाइन में बोल दीजिए, नहीं हम कुछ नहीं, बोल दीजिए एक लाइन में कि अगर केंद्र का अंश नहीं आया तो राज्य के ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे।
जयराम जी, माननीय मंत्री ने बड़ी उदारता के साथ आपको जवाब दिया। एक मिनट महोदय, आदरणीय मंत्री जी से भी हम कहेंगे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। हाँ ठीक है, ठीक है। विलंब के लिए मंत्री जी को भी दुख है, तकलीफ है, और उन्होंने इसको भुगतान कराने की दिशा में वित्त पत्र लिख चुके हैं। एक नियम है, उस नियम को सिर्फ शिथिलीकरण करने के लिए, तो जैसे ही शिथिल हो जाएगा भुगतान क्या करेंगे। बच्चों हम बोल रहे हैं, तब तक ऋण दे दीजिए ना, बिना ब्याज पर ऋण दे दीजिए। अब माननीय मंत्री जी बताएंगे इनका विकल्प क्या है, वो तो हम जान नहीं रहे हैं। देखिए, ये गंभीर विषय है। क्या है, बिना नहीं ब्याज जान पर रहे ऋण दीजिए, और जब केंद्र का अंश आएगा, जब आप स्कॉलरशिप दीजिएगा, आप काट लीजिए। सर, ऋण एक तो सरकार या विधि या विभाग बैठिए जयराम जी, सिस्टम से चलता है ना सर। अब वो ऋण कहाँ से आएगा, कौन जगह से, कौन फंड को हम देंगे ऋण? हमारे पास जो स्कॉलरशिप का चीज है उसी पर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऋण हम कौन वाला पैसा को देंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं ऋण देने के लिए। इसीलिए इसका सॉल्यूशन यही है जयराम जी, हम लोग जल्दी से जल्दी करें सब मिल करके, और उस पैसा को निकाले जो राज्य के पास है, उसको हम लोग दे दें। जल्दी करें इस पर, थोड़ा समय दीजिए जयराम जी, थोड़ा समय पर्याप्त है। क्योंकि और भी माननीय सदस्यों को सवाल पूछना है, लेकिन हम संतुष्ट हो पाए ना राज्य के छात्र संतुष्ट हो पाए। बाकी माननीय मंत्री महोदय, आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके माननीय सदस्य ने जो कहा कि आप केंद्र से पूछिए, गलत बात है। हम एक विधायक है, हम केंद्र से पूछने के लिए नहीं आए हैं, हम राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री से पूछने आए हैं, हम विभागीय मंत्री से पूछने आए हैं। तो ये आप दो कीजिए, हमारे साथ ये नहीं कर सकते। तो साथियों, आपने देखा कि चमरा लिंडा से कैसी बहस हुई जयराम महतो की, और एक दिन पहले जयराम महतो ने बजट पर बोलते हुए और क्या बातें रखी, ये वीडियो भी आप चलते चलते देख लीजिए। बजट का आकार बड़ा है, प्रस्तुति आकर्षक है, किंतु बजट की असली परीक्षा कागज पर नहीं जमीन पर होती है। मान्यवर, आज यदि हम राज्य की आर्थिक स्थिति को देखें तो स्टेट जीडीपी के आधार पर हम देश में लगभग 19वें स्थान पर है। निसंदेह पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है, और अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम 32वें स्थान पर है। राज्य की ताकत स्टेट जीडीपी से मापी जाती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की स्थिति एक आम व्यक्ति की तरक्की को डिनोट करती है। महोदय, बजट की दिशा क्या होनी चाहिए? बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं होना चाहिए, यह राज्य की इकोनॉमिक विजन का दस्तावेज होना चाहिए। यदि हम सड़क, सिंचाई, बिजली, औद्योगिक पार्क, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक कॉरिडोर पर पूंजीगत निवेश बढ़ाते हैं तो यह खर्च नहीं बल्कि भविष्य की आय का आधार होगा। हमारा राज्य खनिज संपन्न है, फिर भी पिछड़ा क्यों? झारखंड का लोहा बाहर जाता है, कोयला बाहर जाता है, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बाहर जाता है, और उन्हीं खनिजों से बने उत्पाद ऊंचे दाम पर वापस आते हैं। मूल्य संवर्धन बाहर, रोजगार बाहर, राजस्व बाहर, तो फिर समृद्धि कैसी आएगी? हमें चाहिए स्टील के डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग यूनिट, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री। कृषि को उद्योग से जोड़ना होगा। महोदय, झारखंड की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यदि हम लघु सिंचाई योजनाएं, ड्रिप इरिगेशन, मिलेट मिशन, फल और सब्जी प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करते हैं तो किसानों की आय अस्थायी रूप से बढ़ेगी। कृषि को बाजार से और बाजार को उद्योग से जोड़ना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर कैपिटा इनकम अपने आप नहीं बढ़ता है, यह तब बढ़ता है जब राज्य का स्टेट जीडीपी बढ़ता है, और यह तभी संभव है जब उद्योग का विस्तार हो, कृषि उत्पादकता बढ़े, सेवा क्षेत्र विकसित हो और युवाओं को रोजगार मिले। आज झारखंड के सामने मूल प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय कि क्या हम झारखंड को एक खनिज निर्यातक राज्य रहने देंगे या फिर मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन के मामले में अग्रणी राज्य बनाएंगे? संसाधन हमारे और मुनाफा बाहर। चाहे हमारे राज्य के जितने भी खनिज संपदाएं हैं, कोयला हो, लोहा हो, बॉक्साइट हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, यूरेनियम हो, माइका हो, जैसे बहुमूल्य खनिज, लेकिन दुर्भाग्य है कि कच्चा माल यहाँ से जाता है और प्रोसेसिंग बाहर होता है। मुनाफा भी इसीलिए बाहर बनता है। हम जमीन देते हैं, हम विस्थापन झेलते हैं, हम पर्यावरणीय बोझ उठाते हैं, लेकिन उच्च मूल्य वाला उत्पादन और बड़ा रोजगार दूसरे राज्यों को मिलता है। महोदय, मूल्य संवर्धन क्यों आवश्यक है? यदि 1 टन लौह अयस्क 5-6 हजार में बिकता है तो उसी से बना स्टील 40-50 हजार में बिकता है, और जब स्टील से मशीन बनती है, रेल बनती है, ऑटो पार्ट्स बनते हैं, तो हर चरण में नई आय, नया टैक्स और नया रोजगार बनता है। अगर कोयले की बात करें तो कोयला सीधे खदानों से निकलता है और उसका दाम सीमित होता है, लेकिन जैसे उसी कोयले से बिजली बनती है, कोल
गैसिफिकेशन से गैस बनती है, उर्वरक बनते हैं, केमिकल बनते हैं, उद्योग चलते हैं, तो हर चरण में नई आर्थिक गतिविधि पैदा होती है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, असली कमाई खनन में नहीं प्रोसेसिंग में है, और राज्य सरकार को प्रोसेसिंग के विषय पर ध्यान देना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम एक अच्छा खासा बजट कोल गैसिफिकेशन मिशन पर, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर और स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और स्किल मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। झारखंड को रॉ मटेरियल सप्लायर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर देश से थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करें, यदि हम शिक्षा की बात करें तो पूरे देश के सभी राज्य औसत 14.5% शिक्षा पे खर्च करते हैं। हमारा राज्य 13.3% शिक्षा पे खर्च करने जा रहा है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो पूरे देश का औसत खर्च 6.2% है, जबकि हमारा राज्य 5.5% है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में हमें लगता है और बेहतर काम करने की आवश्यकता है। महोदय, अगर रोड्स और ब्रिज की बात करें तो पूरे देश के औसत से हमारे राज्य की स्थिति तो बहुत बेहतर है, लेकिन सवाल है ये आंकड़े कागजों में है, धरातल पर दिखते नहीं है। मैंने कहा कि जैसे मैं विधायक बना था, मैंने अनुशंसा किया था लगभग 1 साल पहले, जो कि एक संकीर्ण पुल है और उसमें आए दिन जान माल की क्षति होती रहती है, लेकिन ना अभी तक उसका रिपोर्ट तैयार हुआ, ना ही वो क्रियान्वयन हुआ। तो इसलिए कागजों में तो मैं मान्य सदस्य ठीक, और 30 सेकंड अगर अनुमति हो तो दे दीजिए। बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास को एक अच्छा खासा बजट मिलता है, लेकिन इसमें आंकड़ों में हमारा राज्य काफी आगे है, मैं इसकी सराहना करता हूं। लेकिन फिर वही कहूंगा कि जो अनुशंसाएं हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र के विकास के लिए दी जाती है, उनमें कहीं ना कहीं उदासीनता देखने को मिलता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, निसंदेह मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय की इस विजन को धन्यवाद दूंगा, लेकिन इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब वो धरातल पर दिखेगा। क्योंकि आप पिछले, इससे पूर्व का जो वित्तीय बजट रहा उसमें क्या कार्य हुए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए। और एक लाइन मैं लूंगा, क्योंकि हमारे विधानसभा में नेतरहाट के तर्ज पर एक आवासीय विद्यालय की बात कही जा रही है, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से सरकार को ये जानकारी देना चाहूंगा कि एक ईंट लगाने का काम नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बजट बहुत ही विशाल है, बड़ा आकर्षक है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद। चलिए साथियों, देखिए अब क्या होता है, सरकार क्या कार्रवाई करती है, सरकार का क्या एक्शन होता है, ये देखने की बात होती। बजट तो बहुत अच्छा कहा जा रहा है, लोक लुभावन है, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जमीनी सतह पर चीजें जब नहीं दिखती हैं तो सवाल उठना वाजिब हो जाता है। चलिए साथियों, चलते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, फेसबुक पर भी आया करें, अच्छा लगता है। और तो चलिए साथियों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।